गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी का द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, पेन इंडिया आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन, जो भी इसको आप नाम देना चाहें। तो जैसे हम लोगों ने पहला आंदोलन देखा था गांधी का, जो पेन इंडिया चल रहा था, और सहयोग आंदोलन, उसमें हम लोगों ने उस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखा था, उस आंदोलन की विशेषताओं को देखा था, और उस आंदोलन का अंत कैसे किस रूप में हुआ इसको हम लोगों ने देखा था कि चौरी चौरा कांड के बाद उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद की कहानियां क्या क्या हुई, उन चीजों को देखा। आज हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकेंड लार्जेस्ट आंदोलन, गांधी का सेकेंड लार्जेस्ट आंदोलन है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि द्वितीय सबसे बड़ा आंदोलन। अगर 1857 की क्रांति को आप प्रथम आंदोलन मानते हैं पेन इंडिया, तो ये तीसरा हो जाता है, लेकिन टेक्निकली राजनीतिक रूप से यह दूसरा आंदोलन है। तो सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड है कि 1930 से 1933 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, किन कारणों से, किन परिवेश में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसको देखना है। फिर इस आंदोलन की विशेषताओं को देखना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक एक करके हम तमाम चीजों को टटोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण या पृष्ठभूमि। है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वो कौन कौन से बैकग्राउंड्स थे जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ और आगे बेहतर तरीके से चल सका। उसमें से पहला नाम आता है साइमन कमीशन का गठन। पहला आता है साइमन कमीशन का गठन। ये क्या माजरा था, इसको समझते हैं, एक एक करके देखेंगे। दूसरा फिर होगा बर्केनहेड की चुनौती, तीसरा होगा लाहौर अधिवेशन का आना, है ना, और अंतिम में होगा कांग्रेस कार्य समिति का फैसला। तो साइमन कमीशन के गठन में क्या है कि 1919 में एक एक्ट पास हुआ, 1919 का एक्ट आया, और इसी एक्ट में कुछ नए अधिनियम को, है ना, कुछ नई धाराओं को इसमें जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि जब यह अधिनियम लागू हुए 10 साल हो जाएगा, 1919 में आया, 21 में से लागू होना था। तो इसमें कहा गया कि जब इसका 10 साल हो जाएगा तो इसको रिव्यू किया जाएगा। ये अधिनियम लागू हुए जब 10 साल हो जाएंगे तो भारत में जो अंग्रेज है, इंग्लैंड की सरकार है, एक कमीशन भेजेगी जो यह पता लगाएगी कि भारत में व्यवस्थागत परिवर्तन के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए, और इस कमीशन को इंग्लैंड से भारत भेजा जाएगा। इसी बैकग्राउंड में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब है कि इसके 10 साल 1931 में पूरे होते। आपने जो 1919 का एक्ट दिया था उसका आप मूल्यांकन करना चाह रहे हैं, है ना, समीक्षा करना चाह रहे हैं, तो 10 वर्ष पूर्व होने पर समीक्षा होना चाहिए। तो एक आधार इसका विरोध का यह बना कि समय पूर्व एक कमीशन को भारत भेजा जा रहा है जो इस कानून को फिर से बदलेगा या इसमें सुधार लाएगा, ये जो भी करेगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप ऑलरेडी इनफ कानून ला चुके हैं, अब ये बताइए कि अब भारत से अब कब जाएंगे, है ना, लेकिन वहां कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इसके विरोध का आधार यह बना कि समय से पूर्व यह कमीशन आया है। अब है कि इंग्लैंड की सरकार ने एक आयोग का गठन किया है जो भारत में व्यवस्थागत परिवर्तनों की बातों को करेगा, देखेगा, है ना। तो इसमें यह है कि इसमें भारतीय सदस्य भी होने चाहिए। तो आयोग के विरोध का दूसरा आधार यह बना कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, है ना, उसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। तो आप फिर हमारे हितों को कैसे देखेंगे, आप अपने नजरिए से देखेंगे, फिर तो आप आते और नहीं आते दोनों मिलकर तो बात एक ही होती। तो साइमन कमीशन के विरोध का दूसरा आधार बना इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का न होना। अब इसके काउंटर में ब्रिटिश पार्लियामेंट में तत्कालीन जो लोग थे उन्होंने कहा
कि यह एक स्टैट्यूटरी कमीशन है ना। और आप यहां देखें कि ये जो मेंबर भेजे गए हैं, है ना, ये 7 सदस्यीय मेंबर हैं। ये उसमें से 4 कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, 2 लेबर पार्टी के हैं, 1 लिबरल पार्टी के हैं। 2 2 4 2 4 2 6 एक साथ हो गया, है ना। और इसके जो अध्यक्ष हैं जॉन साइमन, है ना, वो भी लिबरल पार्टी के हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, भारतीयों के लिए उनका मैसेज था कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि हम उदारवादी हैं, हम चाहते हैं कि आपके यहां परिवर्तन हो, इसीलिए तो एक उदारवादी को हम इसका अध्यक्ष बना के भेजे। और ये कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैट्यूटरी कमेटी है ना, आप इसका भी ध्यान रखें। लेकिन यहां पे विरोध का आधार यह बना कि इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। तो कांग्रेस का 1927 में ही वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। मद्रास में वार्षिक अधिवेशन हुआ। और मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ 1927 में कलकत्ता में। दोनों का वार्षिक अधिवेशन हुआ। और एक तीसरी पार्टी जो बनी थी, भारतीय उदारवादी संघ, का भी वार्षिक अधिवेशन हुआ बंबई में। और सबने यही फैसला लिया, मुस्लिम लीग हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, सभी ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा, है ना। ये तो एक छलावा है और कुछ नहीं है, भारतीयों को कुछ इससे मिलना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है। तो भारतीयों की प्रतिक्रिया इसमें सीधी सी थी कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया, उदारवादी संघ ने भी बहिष्कार का निर्णय लिया। और साइमन कमीशन लगभग 1.5 वर्ष भारत का दौरा करती है। 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 और 1929, 27 में ये वहां से चली होगी और यह 1928 से 29, लगभग 1.5 साल यह भारत का दौरा करती है। और जहां जहां साइमन कमीशन जाता है वहां वहां साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, विरोध में काला झंडा दिखाया जाता है ना। अब इसी विरोध प्रदर्शन में एक बहुत फेमस घटना घटी थी कि उसी विरोध प्रदर्शन में, है ना, चूंकि लोग बहुत इकट्ठा हो जाते थे, लाठियां चलाई जाती थी, तो उसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय, जो शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई, है ना। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे और पूरे पंजाब में इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा था, बहुत शोक था। और बाद में कालांतर में इसके जो उस लाठीचार्ज का जो इंचार्ज था सॉन्डर्स, है ना, लाजपत राय साइमन कमीशन के सैंडर्स या सॉन्डर्स नाम था, सैंडर्स नाम था शायद, है ना। तो सैंडर्स तो राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या कर दी, है ना, जो कि लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज का इंचार्ज था, जिसके नेतृत्व में ये बातें हुई थी। बाद में इसकी हत्या कर दी गई। तो ये हुआ। तो साइमन कमीशन जहां भी गया उसको विरोध झेलना पड़ा, उसके सामने प्रदर्शन हुआ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और साइमन कमीशन भारतीय दौरा करके चला गया। और इस पूरे भारत में साइमन जहां जहां भी गए तो एक विरोध के कारण क्या हुआ कि एक भारत में उस एक प्रतिक्रिया ने जन्म लिया। चूंकि 1920 में जो मूवमेंट हुआ था वो तो चौरी चौरा के बाद बंद हो गया। उसके बाद गांधी जी भी स्वनिर्वासन पर चले गए, एक पॉलिटिकली डेडनेस था, है ना। तो अब जाके एक माहौल बनना प्रारंभ हुआ। साइमन कमीशन जहां जहां मूवमेंट करेगा लोगों में एक प्रतिक्रिया होगी, लोगों में एक जागरूकता फैलेगी, है ना, और एक उत्तेजना का माहौल बना। जो 6 साल से कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई थी, उस कांग्रेस की भी तंद्रा, उस कांग्रेस का आलस्य भी साइमन कमीशन के मूवमेंट के कारण टूटा। ठीक है, तो पहला कारण आपका हो गया साइमन कमीशन। अब है दूसरा कारण। दूसरा कारण आता है बर्केनहेड की चुनौती। बर्केनहेड ने साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चैलेंज किया। बर्केनहेड जो थे ये भारत सचिव थे, भारत सचिव के पद पर इंडिया काउंसिल में काम कर रहे थे।
तो जब सभी दलों ने साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया तो बर्केनहेड ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में काफी आपत्तिजनक और गुस्सा उन्माद जो कहें आप, या भारतीय राष्ट्रवाद को गले न उतरने वाली बात, आत्मसम्मान के विरुद्ध एक बात बोली। क्या कि उन्होंने कहा, 1928 में उन्होंने यह बयान दिया था कि साइमन कमीशन का गठन तो भारतीयों के हित में किया गया था। हम तो चाहते थे कि आपके यहां संवैधानिक विकास हो, है ना, और आपके यहां धीरे धीरे करके भावी संविधान तैयार किया जा सके और इसका सैद्धांतिक आधार हो। लेकिन आप कितने मूर्ख हैं कि आपने साइमन कमीशन का विरोध किया। तो शायद लगता है कि बर्केनहेड भी नीतीश कुमार टाइप का आदमी था। तो नीतीश कुमार जैसे जो राजनेता होते हैं, उनको जब कोई बात पसंद नहीं आती है तो बहुत तेजी और बहुत तार्किक तरीके से उसका विरोध करते हैं, है ना, जिसको लॉजिकली आप इंस्टेंटली काट नहीं सकते। जैसे कि पूरे बिहार का हर अफसरशाही, न्यायपालिका, पुलिस तंत्र, राजनेता यह मान रहा है कि बिहार में पूरी तौर पर शराबबंदी असफल हो गई है। लेकिन अभी अभी उन्होंने कहा है कि शराबबंदी जो नहीं मानेगा वो भारतीय नहीं है, वो आदमी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए, है ना, जबकि पाकिस्तान जाने वाले बात का सबसे अधिक विरोध वही करते थे। तो ये एक है। तो उन्होंने कहा कि बर्केनहेड ने कहा कि आप मूर्ख हैं क्या, ये आपके यहां भविष्य में संविधान का निर्माण हो, मैंने इसके लिए साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था और आप इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, आप सक्षम ही नहीं है ना। और बर्केनहेड ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं भारत के तमाम नेताओं को कि ये सर्वसम्मति से विवाद मुक्त एक संविधान नहीं बना सकते हैं, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहां, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत अधिक अगर कोई नैतिकता की बात करे तो आप घबराइए। अगर बहुत अधिक कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर कहे कि यहां से तो रिजल्ट होता ही होता है, तो मतलब सतर्क हो जाइए कि यहां से नहीं होता है ना। क्योंकि कॉमन सेंस कहता है कि जहां से हो रहा है या जिनके द्वारा हो रहा है उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के चिल्लाते रहे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको चिल्ला के बता सकूं कि मेरे पढ़ाने से रिजल्ट होता है। वो जब एग्जामिनेशन आता है, क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां से हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है। तो बहुत अधिक नैतिकता आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होगा, कई अनचाहे लोग आपके जीवन में आएंगे और आपको तरह तरह के से पॉलिश करने का प्रयास करेंगे कि ये सही कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, है ना। तो बहुत अधिक जब कोई आपका केयर करने लगे तो उसे घबराने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको टेक ओवर करने का प्रयास कर रहा है ना। फिर आप स्वतंत्र विचार नहीं रख पाएंगे। तो बर्केनहेड ने कहा कि हम तो आपके यहां संविधान के विकास के लिए आए थे, हमने साइमन कमीशन भेजा और आप के अंदर समझ ही नहीं है, तो इसका मैं क्या कर सकता हूं। आप चाहते ही नहीं कि आपके यहां संवैधानिक विकास हो, आप अभी भी राजतंत्रात्मक दौर से चिपके हुए हैं, है ना। इस कारण से आपने साइमन कमीशन का विरोध किया। अगर आप में औकात है, चैलेंज है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि भारत के तमाम राजनेता सर्वसम्मति से अगर एक संविधान बना दें तो मैं मान जाऊंगा। आपके अंदर इतनी भी समझ नहीं है ना। और ज्यादा डिटेल में अगर आपको अभी चूंकि भारत में राष्ट्रवाद का माहौल है और कश्मीर फाइल से तो बढ़िया सिनेमा आरआरआर है, तो उसको जाके देखिए तो आप अंग्रेजी जुल्म को महसूस कर पाएंगे। जैसे कि आपके मन में एक सवाल उठेगा कई बार कि भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, महात्मा गांधी जैसे लोग, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े विद्वान जन, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सब जीनियस लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों का शासन भारत के लिए बेहतर नहीं है और अंग्रेज बहुत कम है। तो ये टिके कैसे थे? इसका जवाब बहुत आसान है, आज के दौर से संबंधित। अगर अब नई वाली जो पीढ़ी आ रही है, ये नरेंद्र मोदी वाली जो पीढ़ी है ना, जिन्होंने मोदी को ही पहला प्रधानमंत्री देखा है, उससे पहले मनमोहन सिंह देखा था, तो वो आभासी। तो आप ऐसे समझें कि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में, भारतीय समाज में भ्रष्टाचार है। हर व्यक्ति से बात करेंगे, राजनेता से बात करिए, पुलिस से बात करिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात करिए, पत्रकारों से बात करिए, सब कहेगा भ्रष्टाचार गलत है, भ्रष्टाचार देश को डुबा रहा है। तो सवाल है कि भ्रष्ट कौन है? फिर कोई नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार सही चीज है। तो सवाल है कि इस भ्रष्टाचार को पाल कौन रहा है, उसका पुरोधा कौन है ना। और आम जनता इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त क्यों कर रही है, सह क्यों रही है?
तो उसके पीछे का आधार है जागरूकता, पब्लिक अवेयर नहीं है। तो जैसे ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में पब्लिक अवेयर नहीं थी। पब्लिक को इसीलिए देखिएगा कि भगत सिंह जब असेंबली में बम मार देते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ वो असेंबली में बम मारते हैं, बम में कोई घायल नहीं होता है और पर्चा फेंकते हैं और अरेस्ट होते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने उनसे पूछा था कैसे करने से क्या होगा, तो भगत सिंह ने कहा था कि जब मेरे ऊपर ट्रायल चलेगा तो हम लोगों से बात करेंगे, है ना, अपना मैसेज देंगे, लोगों को जगाएंगे कि इन अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होइए। उठ खड़ा होना भी एक बड़ी ताकत और नैतिकता की बात है ना। तो ये नहीं है, आज के समाज में भी नहीं है, तब भी नहीं है, उससे पहले भी नहीं था। और ये व्यवस्थागत परिवर्तन कुछ लोग प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सुधार आता है। जैसे कि अभी बिहार का एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट फेल हो चुका है, कंप्लीट जीरो, डेड, प्राइमरी टू मास्टर्स, कुछ नहीं है, सन्नाटा। आप अगर आज बिहार के मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ के आए हैं, तो आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, उससे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो तय है ना। प्राइवेट ट्यूशन और ये और वो और कोचिंग संस्थाएं जो थोड़ा बहुत आपको गाइडलाइन दे दे, लेकिन सवाल है कि सरकार का इतना रेवेन्यू फिर क्यों खर्च हो रहा है? कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है कि सर इतना पैसा खर्च हो रहा है, आउटपुट तो बताइए। तो आउटपुट क्या आ रहा है? अटेंडेंस बढ़ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? तो खिचड़ी बन रही है। आउटपुट क्या आ रहा है? कि डाटा में आ रहा है कि लिटरेसी रेट हमारा बढ़ के इतना % हो गया। तो लिटरेसी रेट से तो राज्य का विकास नहीं हो सकता है ना। हम लोग उससे तो बहुत आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं है। कारण है कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों को, है ना। तो यही हालात अंग्रेजों के समय में भी थे। तो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई आम पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं था। यही अवेयरनेस आ जाएगा 1942 में, जब आम जनता विद्रोह पे उतर आएगी, है ना। तो भारत एक विचित्रताओं का देश है ना। ये अति सहनशील राष्ट्र है ना, एकदम कंप्लीट इंडियन मिडिल क्लास की तरह। इंडियन मिडिल क्लास के बर्दाश्त करने का एकदम लिमिट है। आप जितना उसको, जैसे हम और आप जिस परिवार से आते हैं, जितना भी कोई परेशान करता है, हम लोग देह दाब के निकल जाते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, है ना। रिवेलियन नहीं है हम लोग विद्रोही नहीं है। जबकि इंसान को सफलता स्वभाव में विद्रोह से मिलता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, और रिजल्ट हो जाता है ना। तो ये वाला सीन है। तो बर्केनहेड ने चुनौती दे दी। तो बर्केनहेड की चुनौती, भारत सचिव, इसने कहा कि आप लोग संविधान नहीं बना सकते। तो बर्केनहेड की चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। क्योंकि बर्केनहेड तो बड़ी बात बोल दी थी, है ना। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सिरी से नाम मोहम्मद अली जिन्ना, जितनों का नाम गिनाई, तेज बहादुर सप्रू, सबके सब वकील हैं जो लॉ ही पढ़ते हैं। और ये कह रहा है तुम संविधान ही नहीं बना सकते हो, ये दिन रात संविधान ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इन लोगों ने बात दिल पे ले लिया। तो 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया गया और 29 अलग अलग पार्टियों के या संस्थाओं के लोगों ने इसमें भाग लिया और तय किया गया कि हम लोग भविष्य के संविधान का एक मॉडल तैयार करेंगे। और फरवरी से मई तक, फरवरी में प्रोग्राम शुरू हुआ, है ना। तो फरवरी से मई तक में तमाम तरह की बैठकें हुई और मॉडल कैसा हो संविधान का, इस पे बात होती रही। कुल मिलाकर कहते हैं कि लगभग 25-26 बैठकें हुई और अंत में निष्कर्ष निकाला गया कि एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए क्या होगा? मोतीलाल नेहरू जो जवाहर के पिताजी हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, और इंदिरा गांधी के दादाजी हैं। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट कमेटी बनी कि ड्राफ्ट बनाया जाएगा। और इसके और मेंबर कौन बनाए गए थे? तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, वीएस आने, है ना, जयकर, एमएन जोशी, मंगल सिंह। ये सब के सब बड़े नाम हैं वकालत की दुनिया में। सुभाष चंद्र बोस भी आईसीएस किए थे। तो
इन लोगों की मेंबरशिप में और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट कमेटी बनी कि संविधान का मॉडल कैसा होगा बर्केनहेड की चुनौती को जवाब देने के लिए, है ना। और इस समिति के लोगों ने 19-20 बैठकें की और तब जाकर एक संविधान का मॉडल तैयार हुआ, जिसमें से मुख्य बातें ये थी कि पहला, कि ब्रिटिश इंडिया के लिए एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त हो। केंद्र और प्रांत में, चूंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके यहां संविधान का विकास करते, देखिए बात यहां समझिए, स्वतंत्रता की बात अभी नहीं की जा सकती। इसी पे जवाहरलाल नेहरू गरिया आए थे अपने बाबूजी को कि हरामी बुरा सनक गया है ना। तो उन्होंने कहा था कि जो नेहरू रिपोर्ट है फर्जी चीज है, इसको फेंक दो, जला दो। अपने पिता की आलोचना की थी नेहरू ने, है ना। ये इंटरेस्टिंग है। जबकि मोतीलाल नेहरू बहुत सफल वकील थे, मतलब राम जेठमलानी लेवल के थे आज के दौर में। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के लिए इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, है ना। अभी स्वतंत्रता की मांग नहीं चल रही है, आजाद नहीं करना है देश को, डोमिनियन स्टेटस, हमें थोड़ा सा अपना आप ही के अंदर रहेंगे लेकिन एक मतलब डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। केंद्र और प्रांत में उत्तरदायी शासन हो, है ना। केंद्र में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, राज्य में भी हो। फेडरेशन सिस्टम हो, संघीय व्यवस्था हो, है ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली हो, पृथक निर्वाचन प्रणाली का समापन हो। मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व चुन के आ रहे हैं, है ना, ईसाइयों के अलग आ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, इसको खत्म कीजिए। और यहां देखिए मामला फंसेगा। वयस्क मताधिकार कि जितने भी एडल्ट हैं, आप एक लिमिट तय कर दीजिए कि 21 साल या 25 साल जो करना है कर दीजिए, उस उम्र से जितने भी बड़े लोग होंगे सब वोट डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अभी भारत में वोट डालने का अधिकार सिर्फ धन के आधार पर है, और शिक्षा भी एक थोड़ा सा मैटर है कि आपको मिनिमम 8वां पास होना चाहिए और कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, तभी आपको वोटिंग राइट मिलेगी। महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। तो पृथक निर्वाचन की मांग को ठुकरा दिया, वयस्क मताधिकार को अपनाने की बात की, है ना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई, जो जूरी सिस्टम लंदन में है वो उठ के यहां पे आए, है ना। सर्वोच्च न्यायालय हो हमारे पास। लोगों के लिए एक फंडामेंटल राइट्स हो, क्योंकि अमेरिका अपने लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे चुका है, फ्रांस दे चुका है। व्यवसाय और धर्म की स्वतंत्रता हो, कोई भी इंसान कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी कोई धर्म मान सकता है। और जरूरत पड़ने पर भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन हो, है ना। कितना 9 पॉइंट हुआ, तो 9 पॉइंट इन्होंने रखा। अब है कि नेहरू रिपोर्ट पर विमर्श करने के लिए लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया सर्वदलीय कि भाई नेहरू रिपोर्ट आ गई है, चलिए इस पे बैठ के बात करते हैं, जिसमें से कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल थे, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे, सिखों के प्रतिनिधि थे। अब सुनिए इस रिपोर्ट के साथ क्या हुआ। तो पहला पॉइंट यह हुआ कि सिखों ने इसको रिजेक्ट कर दिया, है ना। मुसलमानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जिन्ना को इसमें इस रिपोर्ट के कई बिंदु पर ऐतराज था, और जिन्ना ने कह दिया कि मुसलमान इसे नहीं स्वीकार करेंगे, इसमें संशोधन कीजिए, और जिन्ना ने 14 सूत्री फार्मूला दिया। यहां से भारत का इतिहास मुड़ जाएगा। एक छोटी छोटी घटना, है ना, जीवन को बदल देती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्री फार्मूला दिया। अगर आज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो जिन्ना का फार्मूला गलत नहीं था, है ना। जिन्ना जो कह रहे थे वो माना जा सकता था। तो कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बाद जब जिन्ना रूठे तो दोबारा जिन्ना नहीं माने, वो पाकिस्तान बंटवारा करवा के ही माने। और ये अलग कंटेंट है, कौन आपको कभी किसी दिन बताऊंगा, या अगर अभी मैं बता दूं कि मेरा मानना है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो विश्व का परिदृश्य ऐसा नहीं होता। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो रसिया का विखंडन नहीं होता। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज विश्व की यह स्थिति नहीं होती। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आज अफगानिस्तान में आतंकवाद नहीं होता। हम पड़ोसी होते ईरान और अफगानिस्तान के। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो मिडिल ईस्ट में शांति होती, क्योंकि हम पड़ोस में थे, सबसे बड़े ताकतवर देश, है ना। तो पाकिस्तान से आतंकवाद है, पाकिस्तान से अव्यवस्था है। इस बंटवारे ने विश्व को सिर्फ नुकसान पहुंचाया, फायदा किसी का नहीं हुआ। तो अगर इतिहास को खंगाल के, है ना, अगर आप इतिहास में जाके इस भविष्य की गलती को सुधारना चाहते हैं तो जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला जो था नेहरू रिपोर्ट के समय में 1928 में, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यही बात तो बाद में दलितों के लिए माना गया। क्या था जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला, इसको सुनिए। जिन्ना कहते हैं कि
पृथक निर्वाचन का हक हमसे आप छीन रहे हैं। पृथक निर्वाचन में मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए पटना से एक सांसद होगा, तो वो हिंदुओं का सांसद होगा, मुसलमानों का सांसद नहीं होगा। पटना के जितने भी मुसलमान हैं वो अलग वोट करेंगे। अब चूंकि उतनी आबादी नहीं है उनकी, तो पटना के मुसलमान, नालंदा के मुसलमान, नवादा के मुसलमान, ये तीनों जिले के मुसलमान मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो मुसलमानों का प्रतिनिधि होगा, है ना। तो वो माना जाएगा। और नवादा का अलग सांसद होगा, नालंदा का अलग सांसद होगा, पटना का अलग सांसद होगा। ठीक है, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्शन। तो जिन्ना ने कहा कि आपने पृथक निर्वाचन का हटा दिया है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि सीएलए में मुसलमानों के लिए कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व रिजर्व कर दीजिए, है ना। 1/3 रिजर्वेशन चाहिए हमें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में। चूंकि उस हिसाब से अगर आप देखें, जिन्ना को अगर हम लोग बार्गेन करते, 25% पे जिन्ना को ले आते, तो ये तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग भारत को, है ना। जनतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। अगर 25% आबादी मुसलमानों की है तो 25% प्रतिनिधित्व देने में क्या हर्ज है? आपने दलितों को दिया रिजर्वेशन जिसको आप कहते हैं, है ना, तो मुसलमानों को भी दे देते। जिन्ना ने कहा कि 1/3 दे दीजिए, जिन्ना को मना के हम लोग 25% पे लाते। तो जिन्ना का यह मांग था। दूसरा मांग, उन्होंने कहा कि जो प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी स्टेट में जो विधानसभाएं बनेंगी, तो प्रत्येक विधानसभा में सीट रिजर्व देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे। हर जगह पे मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर यह मुसलमान बहुत संख्या में है, जैसे कि पंजाब में, बंगाल में, हमारा सीट रिजर्व कर दीजिए कि 40% मेंबर्स मुसलमान चुन के आएंगे। मान लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा 40-60, मैं ये कह रहा हूं कि 40% मुसलमान चुन के आएंगे और 60%। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप बात को समझेंगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन्हीं बातों को राइट डाउन कर लेते, फिर इनको आप समझने का प्रयास करते चलें, या इस वीडियो को एक बार पढ़ के, सुन के, लिख लें, फिर दोबारा देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्होंने कहा कि पीएलए में, प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली में, सभी जगह पर सीट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंगाल और पंजाब में, चूंकि हमारी आबादी बहुत बेहतर है, तो वहां पे हमें सीट में रिजर्वेशन चाहिए, मेजोरिटी में रिजर्वेशन चाहिए। और पंजाब में ही तो बट के पाकिस्तान बना, बंगाल ही तो बट के बांग्लादेश बना। जिन्ना क्या गलत कह रहे थे, है ना। तो इस पे तार्किक व्याख्या हो सकती है कि आगे हो सकता है कि जिन्ना तब भी नहीं मानते, हो सकता है जिन्ना फिर भी पाकिस्तान लेते। लेकिन नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना फिर दोबारा मुस्लिम लीग वापस नहीं आया। अब जिन्ना जो कहते हैं, ये 2 बात जिन्ना की मानने लायक थी, लेकिन जिन्ना की तीसरी बात कोई खास मानने लायक नहीं थी। तो जिन्ना से बार्गेन कर सकते थे हम लोग, क्या कि संघीय व्यवस्था ठीक है, उसमें आगे संतुलन रखिए, लेकिन केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा कीजिए। कौन सा? अभी भी है 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जिन्ना कहते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच सब्जेक्ट का बंटवारा कीजिए। कौन कौन सा टॉपिक स्टेट लिस्ट में आएगा वो रख दीजिए, है ना। कौन कौन सा टॉपिक करेंट सेंट्रल लिस्ट में आएगा वो रख दीजिए, है ना। और फिर कुछ जो है दोनों जगह पर होगा। अब यहां से जिन्ना जो बोलना शुरू करते हैं, है ना, वो थोड़ा मानने से बाहर है। जिन्ना चूंकि 14 सूत्री मांग में हर बात मानने लायक नहीं है। जिन्ना यहां कहते हैं कि मजबूत, ताकतवर जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो स्टेट को दीजिए। मतलब स्टेट मजबूत बनाइए, केंद्र को वीक बनाइए। यहां जिन्ना से बार्गेन किया जा सकता था कि इससे गड़बड़ हो जाएगा, देखा जाता आगे क्या होता। लेकिन अभी 2 वाला मांग तो सीएलए और पीएलए वाला जिन्ना का ठीक था, तो ये वाला मांग ठीक नहीं था। उन्होंने कहा केंद्र को कमजोर सब्जेक्ट दीजिए, स्टेट को ताकतवर सब्जेक्ट दीजिए, ताकि स्टेट मजबूत हो और केंद्र उतना मजबूत स्टेट के रिस्पेक्ट में नहीं हो। आगे जिन्ना कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिन्ना कहते हैं कि जो कंकरेंट है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो बची हुई शक्तियां हैं, जिसका डिसीजन नहीं हो पा रहा है किस दिशा में हो, केंद्र के पास हो कि राज्य के पास हो, वह राज्य को दे दीजिए। मतलब जिन्ना का साफ कहना था कि राज्य को ताकतवर बनाइए। शायद या फिर से एक बार बंटवारे की ही नींव की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग इसे बाद में संवैधानिक सुधार में ठीक कर लेते। आज कश्मीर को ठीक कर लिए, है ना, इसको भी कर लेते। लेकिन यह मानने लायक बात नहीं थी। सिंध को अलग प्रांत बना दीजिए, है ना, चलो ये ठीक है। अब जो जिन्ना कहते हैं, जो 14 सूत्री महत्वपूर्ण फार्मूला में जो महत्वपूर्ण में आखिरी है ना, वह यह है कि जिन्ना कहते हैं कि यदि धर्म के मुद्दे पर
कोई संशोधन करना चाहते हैं, हाँ, तो संविधान में ही ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सीएलए और पीएलए में यदि धर्म के मुद्दे पर कोई संशोधन आएगा तो अलग अलग समुदाय, जिस समुदाय से जुड़ा हुआ अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधियों के अलग अलग 4/5 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। तो 4/5 मतलब हो गया कितना, हो गया 400 बटे मान लीजिए 4/5 हो गया कि 400, इधर हो गया 20 पंचे 100, 20 चौका 80, है ना। मतलब 80%, अगर आप इस्लाम के रिलेटेड कोई नियम बनाना चाहते हैं तो 80% मुसलमान सांसद या विधायक उस संशोधन के पक्ष में हो। यहां जिन्ना गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, फिर ये देश हित में नहीं है। तो जिन्ना की कुछ मांगे मानने लायक थी, कुछ मांगे मानने लायक नहीं थी, तो बार्गेन तो किया जा सकता था, है ना। तो जिन्ना से बार्गेन किया जा सकता था। तेज बहादुर सप्रू ने, मेरा सेंटेंस नहीं है ना, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, है ना। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग की उपज और मुझे सोच के आपको बोल रहा हूं। तत्कालीन लोगों ने यह बात कही थी। तेज बहादुर सप्रू ने कहा कांग्रेस पार्टी को कि सब गुना गणित लगा लीजिए, जिन्ना गलत नहीं बोल रहा है, कुछ जगह पर जिन्ना को ठीक किया जा सकता है, उससे बात कर लेंगे, लेकिन सीएलए पीएलए में रिजर्वेशन दे देंगे, जिन्ना इतने में खुश हो जाएगा। केंद्र को मजबूत कर देंगे, ताकतवर सब्जेक्ट केंद्र को दे देंगे, सिंध को प्रांत बना देंगे, और धर्म के मुद्दे पे जो बात कह रहे हैं जिन्ना 80%, उसको 50% पे ले आते हैं कि अगर इस्लामिक संबंधी नियम बनाना है तो इस्लाम के सांसदों से 50% वोट चाहिए होगा। कोई बुराई नहीं है इसमें, देश बंटने से बच जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना के इस 14 सूत्री फॉर्मूले को, है ना, और तमाम अन्य लोगों ने भी सिरे से खारिज कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तत्कालीन वकील थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया कि जिन्ना का यह बात जो है ठीक ही है, कुल गुना गणित ठीक बैठ रहा है, लेकिन यह पास नहीं हो सका। और कहते हैं कि जिन्ना ने जब यह फॉर्मूला दिया नेहरू रिपोर्ट के बाद, तो जिन्ना का भारतीय राष्ट्रवाद से मोह भंग हो गया। और 31 दिसंबर उसी समय 1928 में आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में एक सर्वदलीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इन तमाम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया कि मैं मुसलमान, जितने भी मुसलमान राजनेता हैं, हम लोग नेहरू रिपोर्ट को खारिज करते हैं। अब है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन में दो लोगों ने नेहरू रिपोर्ट कर खुलकर आलोचना की कि एकदम कचरा है ये, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये नेहरू रिपोर्ट रद्दी का टुकड़ा है, फेंकिए इसको, ये कवार है ये, है ना। और कंक्लूजन यह है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, या उदारवादी संघ हो, सबों ने नेहरू रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार किया। लेकिन ये इसमें तो कुछ होना नहीं था, आप संविधान तो बना नहीं रहे, ये बर्केनहेड की चुनौती थी, उसका जवाब देना था। लेकिन बर्केनहेड की चुनौती का जवाब मिल गया कि हम भारतीय अपना एक संविधान बना सकते हैं, हमारे अंदर वो योग्यता है। तो बर्केनहेड की चुनौती दूसरा कारण बना, भारत के समाज में उत्तेजना का माहौल और देश की स्वतंत्रता और स्वराज्य और डोमिनियन स्टेटस, इन तमाम तरह की चीजों पर बात होने लगी। अब है तीसरा कारण, दूसरा हो गया, तीसरा कारण देखते हैं। यह है 1929 का लाहौर अधिवेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि के, ऐसा ना कि बीच में तुम ये भूल जाना कि पढ़ क्या रहे थे, यह भी बहुत बड़ा सरदर्द है।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, वो कौन से महत्वपूर्ण कारण थे जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया? तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन था। पहली बार पंडित जवाहर लाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाद में और कई बार बनेंगे, लेकिन पहली बार 1929 में बने। और इस समय जिस समय ये अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो अभी अभी मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को गरियाए हैं, उनकी कुल उम्र मात्र 40 साल थी। एक 40 साल का लड़का है ना, मतलब राहुल गांधी तो बहुत बड़े हो गए हैं, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और इसमें यह तय किया गया कि कांग्रेस, जो ब्रिटेन की सरकार द्वारा पॉलिटिकल डेडनेस को तोड़ने के लिए, है ना, एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था। क्या था यह बैठक? इसको कहते हैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस। यह क्या था कि भारत के जितने भी दल के लोग हैं वो आइए, ब्रिटेन के जितने भी दल के लोग होंगे वो भी बैठेंगे, और एक कॉन्फ्रेंस होगा लंदन में कि भारत में भविष्य में कैसे संवैधानिक विकास किया जाए, या आपको हम क्या क्या दे रहे हैं, आपको क्या चाहिए, है ना। देखिए, ये नाटक चलते रहना चाहिए, इससे फायदा होता है। नाटक के चलते रहने से बेनिफिट क्या होता है कि आपको लगते रहता है कि हमें अब या तब आजादी मिलने वाली है। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तो 1929 के इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेना बेकार है, कांग्रेस इंग्लैंड कुछ नहीं देने वाला है। 1929 के ही अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में ही यहां पर स्वराज शब्द को डिफाइन किया गया, है ना। और यहां पर कहा गया कि स्वराज का अर्थ है पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वाधीनता। आप समझिए कि अभी तक इसको भी डिफाइन नहीं किया गया था, है ना। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा, कि हमारा लक्ष्य जो है भारत की आजादी है, यह पास किया गया। यहीं पर इसी अधिवेशन में जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली जो कमेटी ने कहा था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमें दे दीजिए, कांग्रेस उस बात को रिजेक्ट कर दिया। 28 में बोला ठीक है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट ठीक ही है, लेकिन 29 में जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, है ना, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, तो नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, है ना, कि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, उससे कांग्रेस मुकर गई कि अब हमें ये